हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं के अंतर्गत मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप पिछली कक्षाओं में मासा के बारे में या एचसीएफ के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज पहले उसी पढ़े हुए भाग को हम दोहराएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मासा महत्तम समापवर्तक का संक्षिप्त नाम है। अक्सर बच्चे मासा का पूरा नाम ठीक से लिख नहीं पाते हैं, इसलिए इस पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बच्चे जहाँ समापवर्तक लिखना रहता है वहाँ समापवर्त लिख देते हैं, या समापवर्त जहाँ लिखना चाहिए वहाँ समापवर्तक लिख देते हैं। तो इस अंतर को थोड़ा सा हिंदी में समझना चाहिए। अंग्रेजी में तो बच्चे सही बोलते हैं, लेकिन हिंदी में अक्सर बच्चे मासा और लासा का पूरा नाम गलत पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, मासा को अंग्रेजी में एचसीएफ लिखा जाता है और अंग्रेजी में इसका पूरा नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइज़र होता है। उसके आधार पर इसका संक्षिप्त नाम एचसीडी हो जाता है। कुछ किताबों में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी लिखा रहता है या लिखा जाता है। वहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म जीसीएफ या जीसीडी हो जाता है। ये हमें पता रहना चाहिए। इसी प्रकार लासा का नाम लघुत्तम समापवर्त्य होता है। अब यहाँ पर समापवर्त्य और यहाँ समापवर्तक, इसमें अंतर हमें पता होना चाहिए। अक्सर बच्चे इसी अंतर को नहीं समझ पाते हैं। लासा की अंग्रेजी एलसीएम होती है और लघुत्तम समापवर्त्य को अंग्रेजी में लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। आज हम लोग मासा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए हम मासा के बारे में ही बात करेंगे। अगर मासा के शब्द पर हम गौर करें तो उसका पूरा नाम महत्तम समापवर्तक है। महत्तम का हिंदी में अर्थ सबसे बड़े से लिया जाता है और समापवर्तक को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं सम धन अपवर्तक, और अपवर्तक के लिए अंग्रेजी फैक्टर होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अपवर्तक को हिंदी में हम भाजक या गुणनखंड भी कहते हैं। अब भाजक शब्द से हमें पता चल जाता है कि जिससे हम भाग करते हैं, वह संख्या जिससे हम भाग करते हैं। तो हमें गुणनखंड के बारे में भी इसी से समझ लेना चाहिए कि गुणनखंड भी क्या होता है। वह संख्या होती है जिसका भाग पूरा दी गई संख्या में चला जाता है। तो गुणनखंड भी हम यहाँ पर कहते हैं, इसीलिए अंग्रेजी में इसके लिए शब्द फैक्टर आता है। गुणनखंड की अंग्रेजी फैक्टर होता है और भाजक का अर्थ डिवाइज़र होता है अंग्रेजी में। अपवर्तक, भाजक और गुणनखंड यहाँ पर समानार्थी हैं, यानी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। यह हमें पता होना चाहिए। तो समापवर्तक का अर्थ हम यहाँ पर इस प्रकार लेंगे कि सम का अर्थ समान से लेंगे, और अपवर्तक का अर्थ तो मैंने आपको बता ही दिया, वह संख्या जिसका भाग दी हुई संख्या में पूरा चला जाए, उसे हम अपवर्तक कहते हैं। तो इस प्रकार समान गुणनखंड हो या समान भाजक हो या समान अपवर्तक हो, तब हम कहते हैं समापवर्तक। इस प्रकार मासा या महत्तम समापवर्तक का शब्दार्थ जो हमें प्राप्त होता है वह यह है कि सबसे बड़ा समान अपवर्तक या
समापवर्तक हम कहें, सबसे बड़ा समापवर्तक हम कहें, या सबसे बड़ा सार्वभाजक कहें। तो ये समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। शाब्दिक अर्थ से ही ये अर्थ निकलता है, इसलिए इसे समझने में विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अब मासा की परिभाषा जो अक्सर हम पढ़ते आए हैं वो ये कहती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करती है। अब यहाँ पर बड़ी से बड़ी से अर्थ यही निकलता है महत्तम संख्या होनी चाहिए वह, और जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करती है यानी वो सबसे बड़ा भाजक होना चाहिए। तो जो अभी हमने शाब्दिक अर्थ निकाला वही अर्थ यहाँ निकल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, अर्थात सबसे बड़ा भाजक जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करता है वही दी हुई संख्याओं का मासा या महत्तम समापवर्तक होता है। तो अब आप मासा की परिभाषा, मासा के शब्दार्थ को समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा मासा ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मासा ज्ञात करने की जो विधियां हैं उन्हें 18 और 30 का अगर हमें मासा ज्ञात करना हो तो इसे हम सबसे पहले जो परिभाषा पर आधारित विधि है या शब्दार्थ पर, मासा के नाम पर जो आधारित विधि है, मासा के नाम के शब्दार्थ पर आधारित जो विधि है उसके आधार पर हम मासा ज्ञात करना सीखेंगे। तो 18 के अपवर्तक की अगर हम बात करें, अर्थात 18 में जिन जिन संख्याओं का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात 18 के जो गुणनखंड हैं उन्हें हम लिखेंगे। तो आप देख रहे हैं 18 में 1 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3, 6, 9 और इस प्रकार 18। इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग 18 में चला जाता है, इसलिए ये 18 के अपवर्तक या फैक्टर कहलाते हैं। इसी प्रकार हम 30 के अपवर्तक लिख सकते हैं। 30 के अपवर्तकों में यहाँ पर आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30 लिखा गया है। 18 के अपवर्तकों में 1, 2, 3, 6, 9 और 18 ये लिखा गया है। तो अपवर्तक का अर्थ यह पूरी तरह से यह समझ लीजिए कि आप उन संख्याओं की बात कर रहे हैं जिसका भाग दी हुई संख्या में पूरा पूरा चला जाए। तो 18 के अपवर्तक वे संख्याएं हैं जिनसे 18 में पूरा पूरा भाग चला जाता है। इसी प्रकार 30 के अपवर्तक वे संख्याएं हैं जिनका भाग पूरा पूरा 30 में चला जाता है। अब हम लोग इसके बाद आप जानते हैं कि मासा का जो पूरा नाम होता है वह महत्तम समापवर्तक होता है, और समापवर्तक में हमने पहले अपवर्तक 30 और 18 के ज्ञात किए। अब हम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो समापवर्तक का अर्थ होता है समधन अपवर्तक, ऐसे अपवर्तक जो समान हैं। तो हम ऊपर 18 और 30 दोनों के अपवर्तकों पर गौर करें, ध्यान दें, तो हम पाते हैं कि कुछ अपवर्तक ऐसे हैं जो दोनों में ही हैं। 18 और 30 दोनों के अपवर्तक हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3 और 6, ये ऐसे अपवर्तक हैं जो 18 के भी अपवर्तक हैं और 30 के भी अपवर्तक हैं। इसलिए हम इन्हें कहते हैं 30 व 18 के समापवर्तक, अर्थात ये दोनों समान अपवर्तक हैं, समान अपवर्तक हैं। और अगर हम इन्हें लिख लें तो हम पाते हैं कि 30 और 18 के समापवर्तक 1, 2, 3 और 6 हमें प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार। और इससे हम जब समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं तब हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप मासा का पूरा नाम जानते हैं, महत्तम समापवर्तक होता है। तो पहले हमने अपवर्तक ज्ञात किया, फिर समापवर्तक ज्ञात किया। अब जब हमें 18 और 30 के समापवर्तक पता चल जाते हैं या ज्ञात हो जाते हैं, तब हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। महत्तम का अर्थ होता है सबसे बड़ा, और इस आधार पर महत्तम समापवर्तक का अर्थ हो गया सबसे बड़ा समापवर्तक। और सबसे बड़ा समापवर्तक अगर हम ढूंढेंगे इन चारों में, चारों समापवर्तकों में, तो
तो हम पाएंगे कि 6 सबसे बड़ा समापवर्तक है, अर्थात 30 और 18 का सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है और यही अभीष्ट मासा होगा और होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि परिभाषा के आधार पर या मासा के नाम के शब्दार्थ के आधार पर हम कैसे मासा ज्ञात कर सकते हैं। 30 और 18 का मासा हमने यहाँ पर उसी विधि से ज्ञात किया। इसके बाद जो दूसरी विधि है वह भाग विधि कहलाती है मासा ज्ञात करने की, और इस विधि से ही आप लोग अभी तक ज्ञात करते रहे होंगे, क्योंकि यही विधि सबसे ज़्यादा छोटी क्लासेस में पढ़ाई जाती है। इस विधि में हम छोटी संख्या से, जो भी हमें संख्याएं दी रहती हैं, 2 संख्याएं या 3 संख्याएं भी दी रहती हैं कभी कभी, तो पहले तो हम 2 संख्याओं की ही बात करेंगे। तो 2 संख्याएं जो दी रहती है उसमें सबसे छोटी संख्या, उसमें छोटी संख्या देखते हैं कौन सी होती है, और छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम भाग करते हैं। और भाग कैसे करते हैं वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे 18 और 30 का मासा हमें ज्ञात करना है तो हम छोटी संख्या 18 से बड़ी संख्या 30 में भाग करेंगे, और 18 का जब भाग 30 में करेंगे तो हमें भागफल 1 प्राप्त होगा, और 30 में से 18 घटेगा तो हमें 12 शेषफल प्राप्त होगा। और इस प्रकार 12 जो शेषफल प्राप्त होता है वो अगली भाग की क्रिया के लिए भाजक हो जाता है, और जो पहले का भाजक 18 है वह भाज्य बन जाता है। और इस प्रकार हम पुनः 12 से 18 में भाग करते हैं, और जब भाग करते हैं तो एक बार भाग जाता है, एक बार भाग जाता है। और इस एक बार जो ये भाग गया है उसे हम भागफल के स्थान पर लिखते हैं, और 18 में से 12 घटता है, और इस प्रकार हमें 6 शेषफल के रूप में प्राप्त होता है। अब जब तक शेषफल हमें शून्य के रूप में प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हम भाग की क्रिया को करते रहते हैं। यहाँ पर भी 6 शेषफल प्राप्त हुआ है जो कि शून्य नहीं है, इसलिए हम पुनः एक बार और भाग करेंगे, और अब जो ये शेषफल 6 प्राप्त हुआ है यह भाजक हो जाएगा, और इससे पूर्व का भाजक जो 12 है वह यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। तो 6 से जब 12 में भाग करेंगे तो हमें 2 भागफल प्राप्त होगा, और इस प्रकार 12 में से जब 12 घटेगा तो हमें शून्य प्राप्त होगा। और इस प्रकार जब शेषफल के रूप में हमें शून्य प्राप्त हो जाता है तो भाग विधि में भाग विधि से मासा ज्ञात करने के दौरान हम भाग करना की क्रिया बंद कर देते हैं। अब उसके आगे हमें भाग करने की आवश्यकता नहीं रहती है। और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि अंतिम भाजक क्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतिम भाजक 6 है, और अंतिम भाजक जो होता है वही अभीष्ट मासा होता है। और इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभीष्ट मासा हमारा यहाँ पर 6 है, अर्थात 30 और 18 दोनों का मासा 6 हमें प्राप्त हो जाता है। आप जानते हैं कि पहली विधि में भी हमें मासा 6 ही प्राप्त हुआ था, और दूसरी विधि जो भाग विधि थी उसमें भी हमें मासा 6 ही प्राप्त हुआ है। तो इसे हमें अच्छी तरह से समझ लेना है। दोनों ही विधियों से हमें मासा समान ही प्राप्त होता है। अब तीसरी विधि जो मासा ज्ञात करने की है वह अभाज्य गुणनखंड विधि है। अब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना आपको आना चाहिए। 24वां यहाँ पर उदाहरण के रूप में हमने 24वां 8 का मासा ज्ञात करना इसे उदाहरण के रूप में लिया है। तो 24 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार ज्ञात करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। 2 से 24 में भाग करते हैं, फिर 12 आता है, फिर 2 से 12 में भाग करते हैं तो 6 आता है, फिर 2 से 6 में भाग करते हैं तो 3 आता है, फिर 3 से 3 में भाग करते हैं तो 1 आता है। और जब 1 आ जाता है यहाँ पर नीचे, तब हम इस क्रिया को समाप्त कर देते हैं। और इस प्रकार बाईं ओर जो भी संख्याएं हमें लिखी हुई मिलती हैं वे सब की सब 24 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं। और फिर उसे हम 24 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इस रूप में लिख लेते हैं। यदि हम इसे घातांक के रूप में लिखना चाहें तो 2 की घात 3 गुणे 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 8 के भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, जो कि हमें 2 की घात 3 के रूप में प्राप्त होता है या मिलता है। इसके बाद अब हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा मासा ज्ञात करना चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 24 बराबर 2 की घात 3 गुणे 3 और 8 बराबर 2 की घात 3। यहाँ पर हम मासा ज्ञात करते हैं जब, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड किस किस संख्या में हमें प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं।
और जहाँ पर 2 अभाज्य गुणनखंड की घात 3 है, और ऐसे ही 8 में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ है जिसकी घात यहाँ पर 3 है। अब जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा ज्ञात करना होता है तो हम यह देखते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है। तो हम यहाँ जैसे देख रहे हैं 2 गुणनखंड ऐसा है जो दोनों ही संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि जो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है वो 2 है। कभी कभी 1 से अधिक भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ हो सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको जैसे यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे मासा ज्ञात करेंगे, वैसे ही अन्य संख्याओं के भी मासा ज्ञात किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सबसे छोटी घात उस उभयनिष्ठ गुणनखंड की कौन सी है जो दोनों के गुणनखंडों में है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 2 की घात 3 जो है वही सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणनखंड की घात है, क्योंकि वो दोनों में है, इसलिए हम इसे ही सबसे छोटा मान सकते हैं, इसे ही सबसे बड़ा भी मान सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सबसे छोटे गुणनखंड को ही लेते हैं जब मासा ज्ञात करते हैं। यह ध्यान रखना है आपको, बड़े गुणनखंड को हमें नहीं लिखना, अभाज्य गुणनखंड की बड़ी घात को हमें नहीं लेना है। हमें उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात लेनी है जो इन अभाज्य गुणनखंडों में हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की घात 3 ही सबसे छोटी मानी जाएगी और सबसे बड़ी भी मानी जाएगी। तो हम यहाँ पर 2 की घात 3 को ही लिखेंगे, और इसके अतिरिक्त अगर और भी कोई अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ होता तो उसकी भी हम सबसे छोटी घात यहाँ पर गुणा के रूप में लिखते, और गुणा के रूप में लिखते तब तक लिखते जाते जब तक कि सारे के सारे उभयनिष्ठ गुणनखंडों की सबसे छोटी घात यहाँ पर गुणा के रूप में न लिख दी जाती। फिर उनके मानों को हम गुणा कर लेते, और गुणा करने के फलस्वरूप जो हमें संख्या प्राप्त होती वही अभीष्ट मासा होता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक ही अभाज्य गुणनखंड ऐसा है जो उभयनिष्ठ है, तो हमने उसकी सबसे छोटी घात यहाँ पर 2 की घात 3 लिख ली है, और 2 की घात 3 8 के बराबर होता है। इसलिए हम यह कहेंगे कि 24 और 8 का अभाज्य गुणनखंड 24 और 8 का अभीष्ट मासा 8 है, और इस प्रकार मासा हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ज्ञात हो जाता है। एक दूसरा उदाहरण भी यहाँ पर लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 18 और 30 का मासा ज्ञात करना। तो अब 18 और 30 का मासा अगर ज्ञात करेंगे तो 18 के गुणनखंड अगर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो 2 × 3 की घात 2 लिख सकते हैं, और 30 बराबर 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है और 3 भी उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 ये दोनों ही संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के रूप में उपस्थित है। तो दो अभाज्य गुणनखंड के लिए 2 की घात 1 ही सबसे छोटी घात के रूप में भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, और सबसे बड़ी घात के रूप में भी 2 की घात 1 रहेगा अभाज्य गुणनखंड। तो हमें यहाँ पर सबसे छोटी घात को लेकर लिखना होता है, इसलिए हम 2 की घात 1 को ही लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पर मासा ज्ञात करने के समय यहाँ पर केवल 2 को लिखा गया है, 2 की घात 1 को ही लिखा गया है। फिर दूसरा जो अभाज्य गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है अर्थात दोनों में है, वह 3 है। अब 3 में देख रहे हैं कि 18 में जो 3 अभाज्य गुणनखंड है वो 3 की घात 2 के साथ उपस्थित है, और 30 में 3 की घात 1 के साथ उपस्थित है। तो हमें तो 3 जो कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है उसकी सबसे छोटी घात लेनी है। तो सबसे छोटी घात हमें यहाँ पर 1 मिल रही है, इसलिए 3 की घात 1 मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पर 3 की घात 1 ही यहाँ पर गुणा में लिखेंगे मासा जब ज्ञात कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मासा अभीष्ट मासा ज्ञात करने के लिए हमने 2 × 3 इसीलिए लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड 2 की घात भी 1 ही रहेगी जो कि सबसे छोटी घात है, और 3 की भी सबसे छोटी घात लिखी जाएगी जो कि 3 की घात 1 है, और इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही अभीष्ट मासा होगा, और वही हमें 6 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 18 और 30 का मासा हमें 3 विधियों से हमने देखा कि हमें 6 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार आपने देख लिया होगा।
अभाज्य गुणनखंड की विधि से भी और भाग विधि से भी, और साथ ही साथ परिभाषा के आधार पर कह लें या मासा के नाम की शब्दार्थ के आधार पर जो तरीका हमने अपनाया था उससे भी मासा 6 ही प्राप्त हुआ था 18 और 30 का। इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक विधि भी कुछ किताबों में कभी कभी कहीं कहीं दिख जाती है, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आप उसको भी देख सकते हैं, वो आपको आसान लग सकती है, सरल लग सकती है, तो आप उसको भी अपना सकते हैं। जैसे 24 और 8 का मासा हमें ज्ञात करना हो वैकल्पिक विधि के माध्यम से, तो हम जैसे लासा आपने छोटी कक्षाओं में देखा होगा, ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पर लिखा गया है 8,24 और फिर 2 से भाग किया गया है, तो 4 और 12 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 2 चौको 8 और 2 गुणे 12 बराबर 24 होता है, तो 12 यहाँ आ गया। ऐसे फिर 2 से भाग किया गया तो 2 दूनी 4 और फिर 2 छंग 12, ऐसे ही फिर 2 से किया गया तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। जब हम ये भाग तब तक करते रहते हैं जब तक दोनों संख्याओं में भाग जाता रहता है, तब तक। तो हमने यहाँ पर देखा 2 से भाग किया तो 8 और 24 दोनों में भाग गया, 2 से फिर भाग किया तो 4 और 12 दोनों में गया, और इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 से जब भाग किया तो 2 और 6 जो कि 8 और 24 से मिले थे हमें, उन दोनों में ही भाग गया। इसके बाद 1 और 3 प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम भाग करना फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई ऐसी संख्या नहीं है 1 के अतिरिक्त जिससे ये दोनों ही संख्याएं कट जाती हों। तो हमें तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लेना रहता है, तो इसीलिए हम अभाज्य संख्या कोई अब ऐसी ले नहीं सकते जिससे इन दोनों में ही भाग चला जाए पूरा पूरा, तो यहीं पे भाग करना बंद कर देते हैं। अब बाईं और जो भी हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हीं को हम गुणा कर लेते हैं और उससे हमें अभीष्ट मासा प्राप्त हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर 8, 24 और 8 का मासा हमें ज्ञात हो गया। तो ये भी एक सरल विधि है। ऐसे ही 18 और 30 का अगर आप ज्ञात करना चाहें तो देखिए 18 और 30 को भी ऐसे ही लासा की तरह से जैसे लासा ज्ञात करते हैं, लासा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि लासा कैसे ज्ञात करते हैं, तो और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ाई होगा। तो वैसे ही 18,30 आपने लिख लिया, फिर 2 से भाग करना शुरू किया। 2 का भाग चूँकि 18 और 30 दोनों में चला जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो 2 9 18 और 2 15 30 तो हो जा रहा है, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। फिर देख रहे हैं 3 से भी भाग चला जाएगा दोनों संख्याओं में, 9 15 में, तो 3 तिहाई 9 और 3 और 25 15। अब इसके बाद कोई और ऐसा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या हमको नहीं पता है जिससे 3 और 5 दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसलिए यहीं पर हम भाग करने की क्रिया को समाप्त कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और इसके बाद बाईं ओर जो भी हमें संख्याएं प्राप्त हुई हैं 2 और 3, उन्हें हम गुणा कर देते हैं और इस प्रकार हमें 6 प्राप्त होता है। और इस प्रकार हमें एक और वैकल्पिक विधि पता चल गई जिसके माध्यम से हमने मासा ज्ञात कर लिया। तो मासा ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने एक तरह से 4 विधियां पढ़ ली हैं। अब एक और विधि आपकी इस कक्षा 10 में अब बताई जाएगी, या आपने पिछले इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे। तो मासा ज्ञात करने की जो आपकी कक्षा 10 की विधि है, इस समय जो कक्षा 10 में आप पढ़ रहे हैं उसमें जो पढ़ाई जाने वाली विधि है वह है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। तो ये 5वीं विधि भी कह सकते हैं और 4थी विधि भी कह सकते हैं। तो इस तरह से एक अन्य विधि है मासा ज्ञात करने की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसमें 2 संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं आपको दी गई होंगी, तो उनका आप मासा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो में बस इतना ही, से अगले वीडियो में। धन्यवाद।